हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दरोगा के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है शाही पाठशाला को, इसके लिए आप लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नियमित रूप से आप लोग अपना सुझाव, अपने प्रतिक्रिया को भी कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से दे रहे हैं। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार भी रहता है और प्रयास करता हूं कि आप लोग कमेंट के माध्यम से जो इच्छा व्यक्त करते हैं उसे मैं पूरा भी करूं। इसीलिए आज मैं लगातार दूसरे दिन भी वीडियो बना रहा हूं और प्रयास करूंगा कि आगे भी मेरा वीडियो जो है कि नियमित रूप से आता रहे। तो देर न करते हुए आइए चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा 11वें नंबर सेट का पहला प्रश्न है कि अभिलेखों के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है अथवा हैं। पहला कथन है, सम्राट अशोक के अभिलेखों में जनता और अधिकारियों के लिए राज्यादेश जारी किए जाते थे। दूसरा कथन है, बौद्ध, जैन और वैष्णव संप्रदायों ने अनुष्ठानिक अभिलेख बनवाए थे। और तीसरा कथन है, प्रयाग प्रशस्ति राजाओं की गुण और कृतियों की प्रशंसा के अभिलेख का उदाहरण है। ठीक है, तो ये तीन कथन में से आपको बताने हैं कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। पहला है केवल 1 और 2, बी है दूसरा केवल 2, सी है केवल 1 और 3 और डी है 1, 2 और 3, यानी तीनों कथन सही है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प डी, यानी तीनों कथन जो है यहाँ पर सही है। कहने का मतलब है कि सम्राट अशोक के अभिलेखों में जनता और अधिकारियों के लिए राज्यादेश जारी किए जाते थे। दूसरा कथन भी सही है, बौद्ध, जैन और वैष्णव संप्रदायों ने अनुष्ठानिक अभिलेख बनवाए थे। तीसरा कथन भी सही है, प्रयाग प्रशस्ति राजाओं की गुण और कृतियों की प्रशंसा के अभिलेख का उदाहरण है। यानी प्रयाग प्रशस्ति के समय में जो है कि राजाओं के गुण और उनकी कृतियों की प्रशंसा जो है अभिलेख उस बात का उदाहरण है। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, छठे हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो छठे हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन जो है, 4 विकल्प है आपके पास, ए बांग्लादेश, बी भारत, सी श्रीलंका और डी सिंगापुर। तो आपको बताना है कि छठे हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो आपका विकल्प सही हो जाएगा विकल्प ए, यानी कि बांग्लादेश। छठे हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन बांग्लादेश में किया गया था। इस सम्मेलन के दौरान हिंद महासागर क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार एवं विस्तार प्रमुख केंद्र बिंदु था। इस सम्मेलन के थीम शांति, समृद्धि और लचीले भविष्य हेतु साझेदारी करना था। तो याद रखना है, छठे हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन बांग्लादेश में किया गया था। हमारा तीसरा प्रश्न है, सामाजिक वानिकी को किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। ए चौथी, बी 5वीं, सी छठी और डी 7वीं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अपना विकल्प सी, सामाजिक वानिकी को छठी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। सामाजिक वानिकी के तहत सार्वजनिक व निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, सामाजिक वानिकी के तहत सार्वजनिक व निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाता है। वर्ष 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा इसके लिए सुझाव दिया गया था। किसके लिए? सामाजिक वानिकी के लिए। और 1980 में इसे छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको योजना का अंग बना लिया गया। तो इस प्रकार से याद रखना है कि सामाजिक वानिकी को छठी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न पर। मानसून पूर्व वर्षा को चेरी ब्लॉसम के नाम से किस राज्य में जाना जाता है। ये राज्य लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा। मानसून पूर्व वर्षा को चेरी ब्लॉसम के नाम से किस राज्य में जाना जाता है। विकल्प ए है कर्नाटक व केरल के तटीय क्षेत्रों में,
विकल्प बी पश्चिम बंगाल, विकल्प सी उड़ीसा और विकल्प डी असम। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प ए, कर्नाटक व केरल के तटीय क्षेत्र में। यानी मानसून पूर्व वर्षा को चेरी ब्लॉसम के नाम से कर्नाटक व केरल के तटीय क्षेत्र में कहा जाता है। ठीक ना, कहा जाता है कि मानसून पूर्व वर्षा यानी मानसून से पहले वर्षा कर्नाटक और केरल के तटीय क्षेत्र में कॉफी की पैदावार के लिए विशेष सहायक होती है। इसलिए मानसून पूर्व यानी मानसून से पहले होने वाली बारिश को यहाँ पर चेरी ब्लॉसम या कॉफी शावर के नाम से जाना जाता है। ये वर्षा भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट में आम के पकने में भी सहायक होती है, इसलिए इसे आम्र वर्षा या मैंगो शावर के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, मानसून पूर्व वर्षा को चेरी ब्लॉसम कर्नाटक और केरल के तटीय क्षेत्रों में कहा जाता है। आइए चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। हमारा पांचवा प्रश्न है, संसद में कोई मनोनीत सदस्य शपथ ग्रहण करने के कितने समय बाद यदि कोई राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो अयोग्य घोषित हो जाता है? विकल्प ए 3 माह, विकल्प बी 6 माह, विकल्प सी 9 माह और विकल्प डी 4 माह। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प बी यानी 6 माह। संसद में कोई मनोनीत सदस्य शपथ ग्रहण करने के 6 माह समय के बाद यदि कोई राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वह अयोग्य घोषित हो जाता है। 52वें संविधान संशोधन, ध्यान से सुनिएगा, 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून की व्याख्या की गई है। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून की व्याख्या की गई है। इसके अनुसार यदि कोई मनोनीत सदस्य शपथ ग्रहण के 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ सही उत्तर हो जाएगा 6 माह। छठा प्रश्न है, वायु प्रदूषक एरोसोल किस माइक्रोन तक के सूक्ष्म कणों को कहा जाता है? तो वायु प्रदूषक एरोसोल जो है किस सूक्ष्म कणों को यानी कितना माइक्रोन तक के सूक्ष्म कण को कहा जाता है? विकल्प ए है 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन, विकल्प बी है 2 माइक्रोन से 5 माइक्रोन, विकल्प सी है 3 माइक्रोन से 7 माइक्रोन, विकल्प डी है 5 माइक्रोन से 11 माइक्रोन। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा आपका विकल्प ए यानी 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन। वायु प्रदूषक एरोसोल जो है 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक के सूक्ष्म कणों को कहा जाता है। ये तरल और ठोस दोनों हो सकते हैं। जो वायु प्रदूषक एरोसोल है यह तरल और ठोस दोनों प्रकार के हो सकते हैं। एरोसोल हवा में मौजूद धुएं और धूल में मौजूद सूक्ष्म ठोस कण, तरल बूंदों या अन्य गैसों का मिश्रण होता है। धूम्र, धुआं और कालिख का आकार एरोसोल से कम होता है। एरोसोल का उत्सर्जन कारखानों, ताप विद्युत गृह, स्वचालित वाहनों, कृषि कार्यों आदि के द्वारा जो है कि उत्पन्न होता है। आइए चलते हैं अब 7वें प्रश्न पर। आज का हमारा 7वां प्रश्न है, किसी विशेष कंपनी या उद्योग को हुए अप्रत्याशित बढ़े मुनाफे पर लगाई गई उच्च कर की दर को क्या कहते हैं? तो किसी विशेष कंपनी या उद्योग को हुए अप्रत्याशित बढ़े हुए मुनाफे पर लगाई गई उच्च कर की दर को क्या कहते हैं? विकल्प ए विंडफॉल टैक्स, विकल्प बी पेरोल टैक्स, विकल्प सी कैपिटल गेन टैक्स और विकल्प डी प्रॉपर्टी टैक्स। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प ए विंडफॉल टैक्स। किसी विशेष कंपनी या उद्योग को हुए अप्रत्याशित बढ़े हुए मुनाफे पर लगाई गई उच्च कर की दर को विंडफॉल टैक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विंडफॉल टैक्स। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। भारत में स्थानीय स्वशासन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शासनकाल सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? स्थानीय स्वशासन की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। विकल्प ए मौर्यकाल,
विकल्प बी चोल काल, विकल्प सी गुप्त काल और विकल्प डी ब्रिटिश काल। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी यानी चोल काल। भारत में स्थानीय स्वशासन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ जो है, सर्वश्रेष्ठ जो है, चोल काल के शासनकाल को माना जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास मौर्य काल से ही माना जाता है। ध्यान से सुनिएगा, भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास मौर्य काल से ही माना जाता है, परंतु स्थानीय स्वशासन की दृष्टि से चोल का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। चोल काल को सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। और यहाँ पर यही प्रश्न पूछा है कि सर्वश्रेष्ठ किसको, तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है चोल काल को, जबकि इसकी शुरुआत जो है स्थानीय स्वशासन की ये मौर्य काल से ही हो जाता है। चोल शासन व्यवस्था ऐसी थी कि चोलों के युग के दौरान प्रत्येक गांव स्वशासी इकाई के रूप में विकसित थी, स्वशासी इकाई के रूप में कार्य करता था। ठीक है, आइए चलते हैं 9वें प्रश्न पर। आज का हमारा 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता काली मृदा की नहीं है। 4 विकल्प है आपके पास। ए, इस मृदा का निर्माण लावा पदार्थों के विखंडन से हुआ है। बी, इस मृदा की गहराई कम होती है और यह संरंध्र युक्त होती है। विकल्प सी, यह भारत की तीसरी प्रमुख मृदा है। और विकल्प डी, इस मृदा की जलधारण क्षमता बहुत अधिक होती है, जिसमें सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। तो कौन सा विकल्प सही है, आपको यहाँ जवाब देने हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प बी, यानी कि पूछा गया कि कौन सी जो कि विशेषता है सही नहीं है, तो यहाँ पर विकल्प बी जो है वह सही नहीं है। काली मृदा या रेगुर मिट्टी जो है का विस्तार महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के मालवा पठार और गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में है। यह मृदा अत्यधिक गहरी और अपारगम्य होता है। यह मृदा कपास, गन्ना, प्याज आदि की खेती के लिए सर्वाधिक अनुकूल होती है। इस मृदा का निर्माण जो है लावा पदार्थों के विखंडन से हुआ है। यह भारत की तीसरी प्रमुख मृदा है और इस मृदा की जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है, जिससे सिंचाई की आवश्यकता जो है इस मृदा में, काली मिट्टी में, रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को ही कहते हैं, इसमें कम पड़ती है। आइए चलते हैं 10वें प्रश्न पर। हमारा 10वां प्रश्न है, चाम नृत्य किस धर्म से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चाम नृत्य जो है किस धर्म से संबंधित है। विकल्प ए है जैन धर्म, विकल्प बी है बौद्ध धर्म, विकल्प सी है पारसी धर्म और विकल्प डी है हिंदू धर्म। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प बी यानी बौद्ध धर्म। चाम नृत्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म और बौद्ध त्योहारों के कुछ संप्रदायों से जुड़ा एक जीवंत नकाबपोश और वेशभूषा वाला नृत्य है। नृत्य के साथ पारंपरिक तिब्बती वाद्य यंत्रों का उपयोग करते हुए भिक्षाओं द्वारा संगीत गाया बजाया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि चाम नृत्य का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। आइए नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। विकल्प ए है अनुच्छेद 110, विकल्प बी है अनुच्छेद 109, विकल्प सी है अनुच्छेद 112 और विकल्प डी है अनुच्छेद 116। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प बी अनुच्छेद 109, यानी अनुच्छेद 109 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 10 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 10 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, जबकि अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया है कि इसके तहत प्रावधान किया गया है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल का अनिवार्य तत्व नहीं है। यदि एमिनो अम्ल का आप सामान्य सूत्र देखेंगे तो एक कार्बन सेंटर में होता है और एक कार्बन जो होता है वह 4 बंधन के द्वारा बंधा होता है। एक साइड होगा आपका H हाइड्रोजन, एक तरफ एमिनो ग्रुप जो होता है यह क्षारीय होता है NH2, दूसरे तरफ होता है
आपका कार्बोक्सिल समूह COOH और तीसरी तरफ जो है यह एल्किल समूह यानी रेडिकल ग्रुप R रहता है। तो पूछा कि आवश्यक अनिवार्य कौन सा नहीं है, तो आपको जो मैंने एमिनो अम्ल का एक केमिकल इक्वेशन दिया है, इसमें आपको सल्फर अनिवार्य अंग के रूप में नहीं दिख रहा होगा। कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन भी है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लेकिन कहीं भी सल्फर नहीं है। सल्फर भी होता है लेकिन अनिवार्य रूप से नहीं होता है, इसकी अनिवार्यता नहीं है कि बिना सल्फर के नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इतने में से जिसको मैंने दिखाया है इस फिगर के माध्यम से, उसमें से आपको सब कुछ अनिवार्य लग रहा होगा, कार्बन भी, हाइड्रोजन भी और नाइट्रोजन भी। तो याद रखिएगा कि एमिनो अम्ल का जो अनिवार्य तत्व है वह सल्फर नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांत की व्याख्या किया था? विकल्प ए नसरुद्दीन महमूद, विकल्प बी गयासुद्दीन बलबन, विकल्प सी इल्तुतमिश और विकल्प डी फिरोज शाह तुगलक। तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन बलबन था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांत की व्याख्या किया था। इसकी प्रेरणा बलबन को ईरान के शासकों से प्राप्त हुई थी। राजत्व संबंधी सिद्धांत का तात्पर्य है कि सुल्तान की शक्ति का श्रेय क्या होगा, सुल्तान किस सिद्धांतों पर प्रजा का शासन करेगा और सुल्तान के अपने क्या क्या अधिकार होंगे। ठीक है, तो ये सारे मतलब है राजत्व संबंधी सिद्धांत का। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 पर। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ध्यान देना, ये नहीं हुए कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि मिस कर जाते हैं और गलत उत्तर ले बैठते हैं, इसलिए जब कभी भी नहीं लिखा हुआ रहे तो उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो एक तरफ हमारा सूची 1 में राजवंश दिया हुआ है और दूसरी तरफ सूची 2 में सिक्कों की धातुएं दी हुई है। तो विकल्प ए है कुषाण, मिलान किया हुआ है, स्वर्ण एवं ताम्र। विकल्प बी है गुप्त, स्वर्ण एवं रजत। विकल्प सी है सातवाहन, स्वर्ण। और विकल्प डी है कलचुरी, स्वर्ण, रजत एवं ताम्र। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है या कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सातवाहन जो है यह सुमेलित नहीं है। सातवाहनों के समय में स्वर्ण सिक्के नहीं जारी किए गए थे। सातवाहन के समय में सर्वाधिक मात्रा में शीशे के सिक्के चलाए गए थे। सातवाहन साम्राज्य में चांदी, तांबा, सीसा, पोटिन आदि के सिक्के चलाए गए थे। उन्होंने सबसे अधिक सीसा का सिक्का जो है जारी किया था। तो इस प्रकार से यहाँ विकल्प सी जो है सही जवाब हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ठीक है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन। तो फोटो इलेक्ट्रॉन कहते किसको हैं, इसको समझेंगे। आइए पहले देख लेते हैं चारों विकल्प को। विकल्प ए है प्रकाश की तीव्रता पर, विकल्प बी है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर, विकल्प सी है धातु के कार्यफलन पर और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर, यानी विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाता है। अब समझ लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन होता क्या है। यदि कोई आपका धातु की प्लेट, मान लीजिए कि यह लोहा ही है, जब इस पर काफ़ी तेज प्रकाश पड़ती है तो क्या होता है, इससे इलेक्ट्रॉन जो है वह उत्सर्जित होने लगता है। इस घटना को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चूँकि प्रकाश जो है यह फोटोन से छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और उस एक कण को, एक इकाई को फोटोन कहते हैं। ठीक है, तो फोटोन के पड़ने से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसलिए इसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और यह दो बात पर निर्भर करता है, एक आपका तरंगदैर्घ्य पर और दूसरा फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पर। तो यहाँ पर आवृत्ति विकल्प में है नहीं और सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी यानी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। फोटो इलेक्ट्रॉन किस पर निर्भर करता है? प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी?
विकल्प ए संघीय विधानमंडल, विकल्प बी गवर्नर जनरल, विकल्प सी प्रांतीय विधानमंडल और विकल्प डी प्रांतीय गवर्नर। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है विकल्प बी गवर्नर जनरल। यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां जो है गवर्नर जनरल को प्रदान किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था को समाप्त कर केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था को स्थापित किया गया था। यानी प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था को समाप्त किया और केंद्र में इसको लागू किया। इसी अधिनियम के तहत यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। तो यह भी याद रखिएगा कि किस अधिनियम के तहत बर्मा को यानी म्यांमार को अलग किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। भारत में हड़ताल करने का अधिकार किस कानून के तहत विनियमित है? विकल्प ए औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, विकल्प बी ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, विकल्प सी काम का अधिकार अधिनियम 1975 और विकल्प डी रोजगार मानक अधिनियम 2000। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए यानी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। भारत में हड़ताल करने का अधिकार औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत विनियमित किया गया है। भारत में विरोध का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत एक मौलिक अधिकार है। ध्यान से सुनिएगा, भारत में विरोध का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत जो है एक मौलिक अधिकार है। हड़ताल का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि एक कानूनी अधिकार है और इस अधिकार के साथ औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में वैधानिक प्रतिबंध जुड़ा हुआ है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18 पर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? चार विकल्प है आपके पास। ए आवेश की, बी विभवांतर की, सी धारा की और डी ऊर्जा की। यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यह ऊर्जा की इकाई होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई होती है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। कैथोड किरणें समूह है, तो आपको जवाब देना है कि कैथोड किरणें किसका समूह है? विकल्प ए इलेक्ट्रॉनों का, विकल्प बी प्रोटॉन का, विकल्प सी न्यूट्रॉन के और विकल्प डी परमाणु के। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए इलेक्ट्रॉन के। कैथोड किरणें निर्वात नली में उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों की किरणें होती है। क्लास यदि आपने 9th में पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको ये एक फिगर बना करके दिखाया गया है, कैथोड किरणों के उत्सर्जन को दिखाया गया है। तो कैथोड किरणें निर्वात नली में उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों की किरणें होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि कैथोड किरणें जो है इलेक्ट्रॉनों के समूह को ही कहते हैं। उसके बाद आइए चलते हैं नेक्स्ट और आज के लास्ट प्रश्न पर। सूची क्वेश्चन नंबर 20 है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है अध्यक्ष और सूची 2 में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, तो ए है अबुल कलाम आज़ाद और 1 में है अमृतसर 1919, बी है सरोजनी नायडू और सी है बम्बई 1934। उसके बाद सी है मोतीलाल नेहरू और इधर 3 है कानपुर 1925 और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इधर चौथा है रायगढ़ 1940। तो आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और देखना है कि सही कौन सा है। यहाँ आपका कूट दिया हुआ है, कूट में आपको जैसा कि आप जानते हैं कि किसका किसका होगा, तो यहाँ पर विकल्प डी जो है वह बिल्कुल सही है। यानी कि क्या होगा ये कि आपका अबुल कलाम आज़ाद जो है इसके लिए रामगढ़ 1940 में अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम ने किया था। उसके बाद आपका जो सरोजनी नायडू है वो कानपुर में 1925 ईस्वी में जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए हैं। तो यहाँ हो जाएगा बी का सी। उसके बाद आपका हो जाता है मोतीलाल नेहरू। वैसे तो मोतीलाल नेहरू ने बहुत सारा योगदान
अपना दिया है, लेकिन अध्यक्षता की बात करें तो मोतीलाल नेहरू अमृतसर में हुए 1919 के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। उसके बाद आपका चौथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, और एक ही विकल्प यहाँ पर छूटा हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1934 के अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुल 20 प्रश्नों को देखा। 20 के 20 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि बिना सोच विचार किए समझे बूझे मैं क्वेश्चन को इस सेट में नहीं लेता हूं, और लेने का मतलब है कि इस पर बहुत सारी बातों को समझ बूझ कर लेना। तो कमेंट में आप जरूर लिखा करें कि हमारा यह सेट आपको कितना पसंद आ रहा है। आप लोगों में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपनी इच्छा हमारे इस सेट के लिए दिखाया है, और सब लोग का बहुत बहुत प्यार मिल रहा है मुझे। इसके लिए मैं प्रोत्साहित हूँ, खुश हूँ। आप लोग इसी प्रकार से शाही पाठशाला को प्यार बांटते रहें। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। धन्यवाद।